हम बात कर रहे थे सेविंग के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये है कि सेविंग हम किसे कहते हैं। देखिए, अगर कल का अपना आप लेक्चर देखें तो कल के लेक्चर में हमने सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी थी, द पार्ट ऑफ इनकम spent on buying, spent by कंज्यूमर, या यूं कह लीजिए कि पार्ट ऑफ इनकम which is spent by household on purchase of consumption goods and services। अच्छा जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस चीज की डेफिनेशन है तो आप क्या कहेंगे? जी शाबाश, ये किस चीज की डेफिनेशन है? आप कहेंगे ये तो कल भी पढ़ी थी, पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंट बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप कहेंगे कंजम्पशन की डेफिनेशन है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं इसके अंदर अगर यहाँ पे एक नॉट लगा दूं, यानी द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो फिर ये किसकी बन गई? फिर ये सेविंग की डेफिनेशन बन गई। तो इससे पता चला कि सिर्फ एक नॉट का वर्ड लगाने से कंजम्पशन की डेफिनेशन ही सेविंग की डेफिनेशन बन जाएगी। पहली बात तो ये पता लग गया कि सेविंग क्या है, वो आमदनी का वो हिस्सा जो गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूम ना किया जाए, आमदनी का वो हिस्सा जो गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूम, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूम ना किया जाए, स्पेंड ना किया जाए, हम उसको सेविंग का नाम देंगे। अब सवाल ये है कि आपने ये कहा कि ये इनकम है, इनमें से ये कंज्यूम हो गया तो ये मेरी सेविंग रह गई, यानी सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। सवाल ये है कि क्या बहुत सारे हालात में हम नहीं देखते कि हमारी सेविंग कभी कभी बहुत ज्यादा होती है, हम बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा सेव करते हैं, और बास हालात ऐसे होते हैं इसमें हम सेविंग बहुत कम करते हैं, अपनी आमदनी का मेजर हिस्सा खर्च कर डालते हैं। दोनों तरह से होता है, कभी हम बहुत ज्यादा सेव करते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन से अनासिर हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सेविंग को बढ़ा भी सकते हैं और सेविंग को कम भी कर सकते हैं। तो ये कौन से फैक्टर हैं? तो सवाल ये पैदा होता है कौन से फैक्टर्स हैं, तो आप कहते हैं ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग है, यानी ये हमारे सेविंग के डिटर्मिनेंट्स हैं, जहां पे आके आप ये कहते हैं कि कुछ चीजें जो है वो सेविंग बढ़ाती हैं और कुछ कम करती हैं। कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से अनासिर हैं, तो चले देखते हैं। सबसे पहली चीज जो है इसके अंदर वो आ जाती है आपका प्राइम डिटर्मिनेंट। कंजम्पशन और सेविंग का प्राइम डिटर्मिनेंट एक ही होता है, मेन डिटर्मिनेंट एक होता है। आप लोग सेविंग करने में सबसे ज्यादा और कंज्यूम करने में इसका रोल प्ले करते हैं, वो है इनकम।
अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग में इजाफा होगा। ठीक है जी, एज इंक्रीज इन इनकम यू विल ऑब्जर्व। अच्छा जी, इनकम के बढ़ने से क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि सेविंग, इनकम के बढ़ने से सेविंग पे क्या असर पड़ता है? शाबाश, इनकम के बढ़ने से सेविंग इंक्रीज होती हैं। और ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं कि इनकम के कम होने से डिक्रीज होती है। अंडरस्टूड बात। दूसरी बात यह है, किसी शख्स की नेट वेल्थ में इजाफा हो जाए। देखिए, आमदनी और नेट वेल्थ में फर्क होता है। आमदनी होती है इनकम और नेट वेल्थ होती है सम ऑफ द सेविंग्स एंड इनकम्स विच आर नॉट कंज्यूम इज द वेल्थ, जो इंसान ने जोड़ के पैसा रखा होता है। अब सवाल ये किया जाए कि अगर किसी शख्स की वेल्थ जो है उस पर असर पड़ा है, मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए कि आपकी जो वालदा हैं उन्होंने घर में कुछ पैसे जोड़ के रखे थे। लेट्स सपोज घर में 1 लाख रुपए रखा था, तो ये उनकी वेल्थ थी, मुख्तलिफ महीनों से पैसे बचाव चुके 1 लाख इकट्ठा किया था। अब मुझे ये बताइए कि कोई कजन की शादी आ गई, कोई घर में मेहमान ज्यादा आ गए, तो वो 1 लाख रुपए में से 70,000 खर्च हो गया। अब अगले महीने से अम्मी कंजम्पशन ज्यादा करेंगी, यानी सॉरी कंजम्पशन नहीं, सेविंग ज्यादा करेंगी या कम करेंगी? जी शाबाश, 1 लाख रुपए जोड़ा था, उसमें से 70,000 खर्च हो गया। अब सेविंग इंक्रीज करनी पड़ेगी या डिक्रीज करनी पड़ेगी? तो यहाँ नेट वेल्थ का अपोजिट रिलेशनशिप निकलता है कि जब भी इंसान की नेट वेल्थ को थ्रेट पड़ता है, वो कम होती है, तो वो सेविंग दोबारा शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी वेल्थ में कमी आई है, लिहाजा वो दोबारा उसी लेवल पे, उसी हुजम पे आनी चाहिए। तो एक आम इंसान हमेशा यही करता है कि जब भी उसकी नेट वेल्थ में कमी आती है वो सेविंग बढ़ा देता है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, लेकिन अगर वेल्थ बढ़ जाए, तो ज्यादा हो जाए, काफी ज्यादा वेल्थ इकट्ठी हो जाए, तो फिर क्या वो सेविंग करेगा? नहीं, फिर वो सेविंग कम करेगा, उसके पास पैसा ज्यादा, वो खर्च ज्यादा करेगा। अमीर आदमी चाहता है अब और जोड़ के क्या करना, चलो खर्च करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो खर्च करने से भी उसकी इनकम और बढ़ रही होती, वेल्थ और बढ़ रही होती। अच्छा बच्चों, अब एक सवाल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से सेविंग बढ़ेंगी या ज्यादा होंगी? जरा सोचिए, आप बैंक में पैसा रखते हैं, आप बैंक में पैसा रखते हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, पहले मिलता था 100 रुपए पे 12%, अब उन्होंने कर दिया 100 रुपए पे 6%, तो सेविंग कम होंगी ज्यादा होंगी? तो आप कहेंगे सर सेविंग कम होगी, क्योंकि ये बात पहले तयशुदा है कि इस दुनिया के दो हिस्से हैं, बिजनेस वर्ल्ड के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा बिजनेस वर्ल्ड की इस साइड पे है, जहां सैलरीड और गरीब लोग जो हैं वो सेव करते हैं और सेव करके बैंकों को देते हैं, और इसके इस तरफ के लोग और हैं जो इसमें से पैसा लेते हैं और इसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का असर इधर अलहदा देखा जाएगा, इधर अलहदा देखा जाएगा। बड़ी ही बेवकूफ़ी होगी कि आप इंटरेस्ट रेट को एट अ टाइम सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पे देखें, लिहाजा दोनों तरफ इसका असर डिफरेंट है। सेविंग सप्लायर हैं पैसे के, सेविंग के वो सप्लायर हैं, वो देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, वो सेविंग कम कर देते हैं, तो फायदा कम है ना। और जब वो देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ है, तो फिर वो सेविंग क्या करते हैं, भाई 14% बैंक दे रहा है आपको, 16% दे रहा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर जाहिर है वो सेविंग ज्यादा करेंगे, उन्हें पता है कि यार अच्छा मौका है, बैंक पैसे अच्छे दे रहा है, पैसे बैंकों में रखो और सेविंग करो। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग सेविंग ज्यादा करेंगे। तो ये भी एक चीज है। इसके बाद ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं आमदनी बढ़ गई सेविंग बढ़ गई, नेट वेल्थ कम हुई सेविंग बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ सेविंग कम हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा सेविंग ज्यादा हो।
ये भी याद रखना चाहिए कि हालात का भी बड़ा अहम रोल है। अगर किसी मुल्क में जो है वो स्टेबिलिटी होगी, यानी आप ये कहते हैं कि फैक्टर सच एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी इनकरेज पीपल टू, इसलिए जी कि अगर किसी मुल्क में स्टेबिलिटी है, हालात बड़े अच्छे हैं, ठीक है जी, खतरा कोई नहीं है, तो सेविंग क्या होगी? लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मामूल की बात है, आज खर्च नहीं किया कल कर लेंगे, हालात कौन से बदल रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई खतरा नहीं महसूस होगा। और बाकी बात उल्टी भी लिखी जा सकती है। लेकिन अगर बिलफर्ज इंसान को फ्यूचर में कोई ज़रूरत हो, कोई एजुकेशन लेनी हो, उसने कोई अनफॉरसीन इमरजेंसीज का उसे डर हो, तो फिर वो सेविंग क्या करेगा? शाबाश। अगर किसी बंदे को शौक हो, आगे उसने कारोबार करना है, उसने आगे डिग्री लेनी है, उसने आगे जो है कुछ जो है वो अपने काम मुकम्मल करने, हज करना चले, तो वो क्या करेगा? सेविंग। शाबाश। तो अनफॉरसीन इमरजेंसीज के लिए भी इंसान जो है वो सेविंग ज्यादा करेगा। कि अगर उसे लगे कि मेरे साथ अनफॉरसीन हालात हो सकते हैं, तो वो कहेगा अनफॉरसीन के लिए, हालात के लिए कुछ बचा के रखो। अगर कॉन्टीजेंसीज के हालात हुए तो मैं उस वक्त इस पैसे को इस्तेमाल करूंगा। तो लिहाजा मुख्तसरन बात की जाए तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ने से लोग सेविंग ज्यादा करते हैं, दौलत कम होने से सेविंग ज्यादा करते हैं, फिर दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो सेविंग ज्यादा करते हैं, कम हो जाए तो कम करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हालात अच्छे हों, मामूल पे हों, तो लोग सेविंग ज्यादा करते हैं, और अगर कोई गैर यकीनी सूरत हाल का खतरा हो तब भी लोग सेविंग ज्यादा करते हैं। तो ये अक्सर इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर आता है। अब रही बात यह कि इसका सवाल कैसे आ सकता है पेपर में, मैं बताता चलूं कि कल के अपने जो डिस्कशन है उसके अंदर हमने ये सीखा था कि अगर किसी बंदे की आमदनी बढ़ेगी, इनकम ज़्यादा होगी, तो जैसे जैसे उसकी इनकम में इजाफा होगा, इनकम के बढ़ने के साथ साथ सेविंग जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इससे इंसान सेव ज़्यादा करता है आमदनी के बढ़ने पर। ये कल हमने बात की थी। इस हवाले से दो टर्म्स पढ़ी थी, एक एपीएस थी जिसका मतलब था सेविंग बाय इनकम, और एक एमपीएस थी जिसका मतलब था चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो ये टर्म्स हमने कल पढ़ ली थी। इस हवाले से सवाल है स्प्रिंग 17 का, ज्यादा नंबर के लिए है, 77 मार्क्स के लिए है। कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, और उसके साथ साथ आल्सो एक्सप्लेन 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग, सेविंग के 4 डिटर्मिनेंट भी एक्सप्लेन कर दें। तो जाहिर है अगर 4 डिटर्मिनेंट आप एक्सप्लेन करते हैं तो कम से कम 4 या 5 नंबर तो कहीं भी नहीं गए, पीछे रह गए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के नंबर। वो आपके जो बनेंगे वो बन जाएंगे 3 कह लें या 2 कह लें। अब आप मुझे बताइए, आप इसके अंदर एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे, जाहिर है उसका फार्मूला ही उसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन होगी, उसी को आप एक्सप्लेन कर देंगे, द रेट ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन इनकम। बट इसके साथ साथ एक एग्जांपल ना दे दी जाए जो कल हमने लिखी थी, क्या ख्याल है? क्यों जी? कि एक बंदे की इनकम 10,000 थी, फिर 15,000 हुई, फिर 20,000 हुई, क्या ख्याल? दे सकते हैं नहीं दे सकते? वैसे जरूरत नहीं है, आप अगर खाली डेफिनेशन लिख के और आगे 4 फैक्टर लिख दें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल देने लगे तो टाइम ज्यादा ना लग जाए, ठीक है? तो स्केजुअल देने की जरूरत नहीं है, आप वैसे एग्जाम्पल दे दें कि एक बंदे की आमदनी थी 15,000, तो जनाब वो चेंज होके हो गई 20,000, ठीक है जी। उसकी कंजम्पशन जो है वो कर रहा था 15,000, अब उसने कर दी 18,000, तो जनाब उसका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो मैं निकाल देता हूँ, 0 है पहले उसकी सेविंग, और अब उसकी सेविंग हो गई है 2,000। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ से यहाँ जो उसकी इनकम का चेंज है डेल्टा वाई वो है 5,000, ठीक है जी। और जो उसकी सेविंग का चेंज है डेल्टा एस वो है 2,000। तो 2,000
बटा 5000, तो ये बन गया 0.4 और ये है आपका MPS। तो आप तीन चीजें लिखेंगे, एक इनकम, एक कंजम्पशन और एक सेविंग। तो आप इसको एक्सप्रेस कर दें, बजाय इतना लंबा टेबल बनाने, क्या ख्याल? तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा। तो लो बच्चों, इस प्रेजेंटेशन में कल वाली एक्सप्लेनेशन फिर दोबारा दी हुई है, ये वाली आप देख लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा, दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा। इसके साथ इसका डायग्राम भी दिया हुआ है और ये डायग्राम इकट्ठा है, ये ऊपर वाला कंजम्पशन फंक्शन का और नीचे वाला सेविंग का, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों ही एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इंसान सेव ज्यादा करता है। ठीक है जी, तो इसको मैं यहीं तक रखूंगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने सेविंग और उसके डिटर्मिनेंट को डिस्कस कर दिया और कल वाला जो आपको एक्सप्लेन किया था उसका स्केड्यूल और डायग्राम भी एक एक्स्ट्रा आपको मैंने भेज देता हूँ। इसको भी जरा एक दफा आप जरूर नजर दोहरा लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। तो लो बच्चों, जो आज का असल टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। कल असल में थोड़ा सा ये है कि एक्सप्लेनेशन के चक्कर में पड़ गया था ज्यादा, चूंकि मैं ही चाहता था ये टॉपिक आपको अच्छी तरह आ जाए। तो जनरली वरना आमतौर पे होता यही कि टॉपिक तकरीबन हम 1.5-2 घंटे में खींच लेते हैं। चले, तो मैंने इसको भी सेव कर दिया, ये भी आपको सेंड कर देंगे। तो चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ। आज का जो दूसरा टॉपिक है कि मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 3 चीजों पर मुश्तमिल है। कौन कौन सी 3 चीजों पर मुश्तमिल मैंने कहा था? शाबाश, मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर जो है 3 चीजों पर मुश्तमिल है और ये जो 3 चीजें उसके अंदर, एक हमने कहा था कंजम्पशन, दूसरा क्या कहा था? सेविंग, और तीसरा इसका नाम के साथ कौन सा वर्ड लगा हुआ है, कोई बता सकता है? शाबाश,